गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको प्राप्त होते रहे। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे औषधीय पादपों के बारे में। औषधीय जो पादप होते हैं उनका आज अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, औषधीय पादप ठीक है दोस्तों, आज अपन औषधीय पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो औषधीय पादपों का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, औषधीय पादपों का जो अध्ययन किया जाता है उसको फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। औषधीय पादपों का जो अध्ययन किया जाता है उसको फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, साथ के साथ नोट करते रहना इनको। औषधीय पादपों का जो अध्ययन किया जाता है उसे फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं औषधीय पादपों के जनक की। औषधीय पादप जो शब्द था ये किसने दिया था, यानी कि औषधीय पादपों का जो जनक माना जाता है ये किसको माना जाता है, तो औषधीय पादपों का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस नामक जो वैज्ञानिक है उनको औषधीय पादपों का जनक माना जाता है। ठीक है, तो औषधीय पादपों का जो अध्ययन होता है उसको फार्मेकोलॉजी कहा जाता है और औषधीय पादपों का जो जनक माना जाता है तो वो माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन। यानी तो औषधीय पादप यानी कि अपने पृथ्वी जगत पर लगभग 80,000 औषधीय पादपों की प्रजातियां पाई जाती है। पृथ्वी जगत पर लगभग 80,000 औषधीय पादपों की क्या पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती है। ये देखिए 80,000 प्रजातियां पाई जाती है औषधीय पादपों की। पृथ्वी जगत पर या विश्व में पृथ्वी है, विश्व में जो पृथ्वी है पृथ्वी पर लगभग 80,000 पादपों की प्रजातियां पाई जाती है। और भारत में लगभग औषधीय पादपों की 15,000 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में औषधीय पादपों की लगभग 15,000 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो औषधीय पादपों का जो अध्ययन होता है उसे फार्मेकोलॉजी। औषधीय पादपों के जो जनक हैं वो हिप्पोक्रेटस, और पृथ्वी जगत पर औषधीय पादपों की लगभग 80,000 प्रजातियां पाई जाती है और भारत में लगभग 15,000 औषधीय पादपों की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया आपने, मिटा देता हूँ मैं। अब ये जो औषधीय पादप होते हैं ना, औषधीय पादप इनका प्रयोग जो दवाइयाँ होती है ना, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ या औषधियाँ बनाने के लिए किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों के निवारण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब अपन औषधीय पादपों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट संस्थान हैं उनकी बात करते हैं। तो देखना, पहला है CIMAP। तो दोस्तों CIMAP का पूरा नाम होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, यानी कि केंद्रीय औषधीय व सुगंधित पादप संस्थान। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट यानी कि केंद्रीय औषधीय व सुगंधित पादप संस्थान है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये लखनऊ
उत्तर प्रदेश में स्थित है। CIMAP का पूरा नाम होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, यानी कि केंद्रीय औषधीय व सुगंधित पादप संस्थान। ये स्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे अपन बात करते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। देखिए यहाँ तो ऑफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आ रहा है ऑन। ये है सेंट्रल और ये है नेशनल। ठीक है, तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट यानी कि राष्ट्रीय औषधीय व सुगंधित पादप अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आनंद गुजरात में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, यानी कि राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान जो है वो आनंद गुजरात में स्थित है। तो नोट करना, राष्ट्रीय औषधीय आनंद गुजरात। तो देखिए दोस्तों, NRC ऑन MAP यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट यानी कि राष्ट्रीय औषधीय व सुगंधित पादप अनुसंधान है, ये आनंद गुजरात में स्थित है। तो देखिए CIMAP तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में और NRC ऑन MAP ये है आनंद गुजरात में स्थित है। आनंद गुजरात में अपने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय है, वो भी स्थित है। ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी इनको। देखिए आगे अपन बात करते हैं यानी कि DMAPR स्थित है, ये भी आनंद गुजरात में ही स्थित है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल और एंड एरोमेटिक प्लांट। देखिए DIRECTORATE डायरेक्टरेट ऑफ यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट यानी कि औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान
अनुसंधान निदेशालय, ये भी आनंद गुजरात में स्थित है। आनंद गुजरात, नोट कीजिए दोस्तों इनको। DMAPR डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट यानी कि औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय हैं, ये आनंद गुजरात में स्थित है। तो देखिए ये लखनऊ उत्तर प्रदेश और आनंद गुजरात में जो औषधीय पादपों से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान या निदेशालय हैं, यहाँ पर इनका जो है रिसर्च किया जाता है। यहाँ पर जो औषधीय पादप हैं इनकी जो खोज होती है, इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं ये यहाँ पर किए जाते हैं। ये औषधीय पादपों से संबंधित महत्वपूर्ण निदेशालय या अनुसंधान संस्थान हैं, ठीक है। और पृथ्वी जगत पर लगभग 80,000 प्रजातियाँ पाई जाती है औषधीय पादपों की। पृथ्वी जगत पर लगभग 80,000 औषधीय पादपों की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें से 15,000 प्रजातियां हैं वो अपने भारतवर्ष में पाई जाती है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो जो औषधीय पादपों का जो अध्ययन होता है उसे फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। और औषधीय पादपों के जो जनक हैं वो हिप्पोक्रेटस माने जाते हैं, वो हिप्पोक्रेटस माने जाते हैं। और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश और आनंद गुजरात में जो अनुसंधान निदेशालय या संस्थान हैं वहाँ पर औषधीय पादपों से संबंधित अध्ययन किया जाता है या विभिन्न प्रकार की जो खोजें होती है वो की जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे अपन पढ़ते हैं औषधीय पादप। पहला औषधीय पादप अपन पढ़ते हैं आज अपन पहले औषधीय पादप का अध्ययन करते हैं। तो पहला औषधीय पादप है इसबगोल। दोस्तों इसबगोल का नाम सुना होगा, यानी कि जो इसबगोल की जो भूसी होती है, इसबगोल के जो बीज होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत अधिक उपयोग में आते हैं ये, ठीक है ना। तो जो इसबगोल होती है ना, इसबगोल की भूसी होती है। देखिए मैंने पहले बताया था तुम्हारे को कि जो पुष्प विज्ञान है यानी कि फूल हैं उनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो लगभग 99% जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं किस्मों में से। और औषधीय पादपों में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं उनके जो उपयोगी भाग होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो औषधीय महत्व के जो तत्व होते हैं, जो एल्केलॉइड्स होते हैं, जो क्या होते हैं बहुत अधिक उपयोगी होते हैं, उनमें पाए जाने वाले जो रासायनिक पदार्थ या एल्केलॉइड्स होते हैं, औषधीय महत्व के जो तत्व होते हैं वो पूछे जाते हैं किसमें, औषधीय पादपों में, ठीक है। तो उनमें तो किसमें, पुष्प विज्ञान या फूलों की तो किसमें, और औषधीय पादपों के जो उनमें पाए जाने वाले जो एल्केलॉइड्स या रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन बात करते हैं पहला अपना जो औषधीय पादप है इसबगोल के बारे में। तो देखिए इसबगोल आज अपन बात करेंगे इसबगोल के बारे में। पहले बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की। तो दोस्तों वानस्पतिक नाम की यदि अपन बात करते हैं तो प्लांटेगो ओवेटा इसका वानस्पतिक नाम होता है। कुल की यदि अपन बात करते हैं तो प्लांटोजिनेसी, प्लांटोजिनेसी इसका कुल होता है। और यदि उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो उत्पत्ति स्थान है इसका पर्शिया या ईरान। पर्शिया ईरान इसबगोल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है। इसबगोल यदि बात करते हैं सामान्य बातों की तो देखिए सबको पता है प्लांटेगो ओवेटा इसका वानस्पतिक नाम होता है, प्लांटोजिनेसी इसका कुल होता है और पर्शिया ईरान इसबगोल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है। नोट कीजिए इन्हें। बात करते हैं अपन उपयोगी भाग की। इसके जो उपयोगी भाग हैं, इसबगोल के जो उपयोगी भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो इसकी भूसी,
व बीज। इसबगोल की जो भूसी होती है, जिसको छिलका भी कह सकते हैं अपन, इसबगोल की भूसी व जो बीज होते हैं वो इसके उपयोगी भाग होते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं औषधीय तत्व की। औषधीय तत्व की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें पाई जाने वाला औषधीय तत्व होता है म्यूसिलेज। तो दोस्तों नोट कीजिए, वनस्पतिक नाम प्लॉन्टेगोवेटा प्लांटोजिनेसी कुल होता है। पर्शिया ईरान उत्पत्ति स्थान होता है। बात करें उपयोगी भाग की तो इसकी भूसी व बीज उपयोगी भाग होता है। भूसी यानी कि जिसको अपन छिलका भी कह सकते हैं। और औषधीय तत्व है म्यूसिलेज, जो पाया जाता है छिलके में। ब्रैकेट में लिख लो, छिलके में। दोस्तों इसबगोल का जो छिलका होता है उसमें पाया जाता है म्यूसिलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि इसबगोल में जो औषधीय तत्व पाया जाता है म्यूसिलेज, वो कौन से भाग में पाया जाता है? तो या तो भूसी में या छिलके में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो खाया जाने वाला जो भाग होता है, उपयोगी भाग होता है, वो मुख्य रूप से भूसी या इसका छिलका माना जाता है, जो बीजों से निकाला जाता है या बीजों से प्राप्त होता है। और यदि बीजों को खा जाते हैं तो अपने शरीर में जो दस्त नामक जो बीमारी होती है, जो रोग होता है, वो लग जाता है। इसबगोल के बीज खाने से दस्त की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके बीजों को उपयोग में नहीं लेकर के प्रमुख रूप से भूसी या छिलके को उपयोग में लिया जाता है, जिसमें म्यूसिलेज नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। मैं इनको मिटा देता हूँ। आगे देखते हैं अपन, जो भारत देश है उसमें सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन होता है, यानी कि भारत इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादक व निर्यातक देश माना जाता है। तो देखिए, भारत इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादक व निर्यातक देश माना जाता है। यानी कि जो भारत देश है उसमें इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन व निर्यात होता है। भारत है ना, ये 90% भारत देश अपने देश में, यानी कि भारत में उत्पन्न होने वाली 90% जो इसबगोल होती है उसका निर्यात करता है, यानी कि दूसरे देशों को बेचने का काम करता है। ठीक है ना, भारत इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादक व निर्यातक देश माना जाता है। और जो 90% इसबगोल है उसका भारत निर्यात करता है, दूसरे देशों को बेचने का कार्य करता है। यदि बात करते हैं अपन भारत की, तो भारत में गुजरात वो राजस्थान, बात करते हैं अपन भारत की, तो भारत में गुजरात व राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करता है इसबगोल का, सर्वाधिक उत्पादन करता है।
यानी कि भारत में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो गुजरात और राजस्थान इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। और इन दोनों में से भी राजस्थान का जो जालोर जिला है, राजस्थान का जो जालोर जिला है, इसमें पूरे विश्व का यानी कि सर्वाधिक इसबगोल का जो उत्पादन होता है ये राजस्थान के जालोर जिले में होता है। इसबगोल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये राजस्थान के जालोर जिले में होता है। तो नोट डाउन कीजिए इसे जल्दी। देखिए, और इसबगोल जो होता है ना ये सर्दियों में उगाया जाता है। सर्दियों में क्या होता है भाई, ये उगाया जाता है। और सर्दियों में उगाया जाता है तो कौन सी ऋतु का हो गया ये, जो रबी ऋतु होती है ना, रबी मौसम होता है। रबी का जो मौसम होता है ना, ठीक है, रबी के मौसम में उगाई जाने वाली ये फसल होती है। और इसके लिए जो तापमान आवश्यक माना जाता है, जो उपयुक्त तापमान माना जाता है, ये होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि उस इसबगोल की खेती के लिए या इसबगोल के अधिक उत्पादन के लिए जो उपयुक्त तापमान माना जाता है ये होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और रबी के मौसम में उगाई जाने वाली ये फसल होती है। इसका जो प्रवर्धन होता है, यानी कि इसबगोल का जो प्रवर्धन होता है ये बीजों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बीज के द्वारा। इसबगोल का जो प्रवर्धन होता है ये बीजों के द्वारा किया जाता है। और जो बीज दर रखी जाती है, बीज दर जो रखी जाती है ये 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए रखी जाती है। इसबगोल का जो प्रवर्धन होता है वो बीजों के द्वारा किया जाता है। और जो बीज दर होती है वो 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। तो देखिए एक बार और बात करते हैं अपन, भारत इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादक व निर्यातक देश माना जाता है। तो भारत में उत्पन्न होने वाली 90% जो इसबगोल है उसका भारत निर्यात करता है, यानी कि दूसरे देशों को बेचता है। अरे बात करते हैं अपन भारत की, तो भारत में गुजरात और राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करता है इसबगोल का। और इन दोनों में से भी एक स्थान है अपना राजस्थान का जालोर जिला। राजस्थान का जो जालोर जिला है ना ये इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसबगोल है सर्दियों में उगाई जाती है, यानी कि रबी के मौसम में उगाई जाने वाली या रबी ऋतु में उगाई जाने वाली फसल होती है। औषधीय पादप होता है। जो उपयुक्त तापमान माना जाता है ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रवर्धन की बात करें तो प्रवर्धन बीजों के द्वारा किया जाता है। और बीज दर है ये रखी जाती है 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन इसबगोल की जो बीज होते हैं ना, इसबगोल के जो बीज होते हैं उनमें भूसी की मात्रा। तो इसबगोल के नोट कीजिए इन्हें ताकि मैं मिटा दूं इनको। मिटा देता हूं। देखो बीजों में भूसी की मात्रा, बीजों में भूसी की मात्रा। तो इसबगोल के जो बीज होते हैं ना, इसबगोल के बीजों में भूसी की मात्रा कितनी पाई जाती है? अरे तो इसबगोल के जो बीज होते हैं ना उनमें भूसी की मात्रा पाई जाती है 28 से 30, यानी कि 28 से 30% जो इसबगोल के जो बीज होते हैं उनमें भूसी पाई जाती है। 28 से 30% भूसी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और अब बात करते हैं अपन इसकी प्रमुख किस्मों की। इसबगोल की जो प्रमुख किस्में हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए प्रमुख किस्में की बात करते हैं तो एक तो देखिए गुजरात इसबगोल, गुजरात इसबगोल फर्स्ट व सेकंड, गुजरात इसबगोल फर्स्ट व सेकंड, और एक ट्राम्बे सिलेक्शन, और एक ट्राम्बे सिलेक्शन, ये इसबगोल की प्रमुख किस्में मानी जाती है भाई। ये इसबगोल की प्रमुख किस्में होती है। इसबगोल की जो प्रमुख किस्में होती है ये इसबगोल, गुजरात इसबगोल फर्स्ट व सेकंड और ट्राम्बे सिलेक्शन इसकी प्रमुख किस्में होती है। ठीक है, और बीजों में जो भूसी की मात्रा पाई जाती है ये होती है 28 से 30%।
और इसका जो प्रमुख उपयोग होता है ना, प्रमुख जो उपयोग होता है ये पेट से संबंधित बीमारियों के लिए, पेट से संबंधित बीमारियों के लिए, यानी कि इसबगोल का जो सर्वाधिक जो उपयोग होता है ये पेट से संबंधित बीमारियों के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कब्ज निवारक मान लो आप, कब्ज निवारक, अरे जो पेट में गैस वेज बन जाती है ना, पेट में गैस वेज बन जाती है जिसको बोलते हैं आफरा आ जाता है, जानवरों में भी आता है आफरा, ज़्यादा खा जाते हैं तो, ठीक है ना। तो पेट से संबंधित जो बीमारियां होती है यानी कि कब्ज निवारक होता है, उसके लिए, उसके नियंत्रण के लिए जो इसबगोल की भूसी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और उपयोग में लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसकी जो भूसी होती है इसको छाछ के साथ मिला करके फिर पिया जाता है। ठीक है, और इसका जो छिलका होता है, इसबगोल का जो छिलका होता है ये प्रोटीन का क्या होता है, अच्छा स्रोत होता है। इसबगोल का जो छिलका होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, यानी कि जो छिलका होता है उसमें म्यूसिलेज तो औषधीय तत्व तो पाया ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत होता है। तो ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होने के कारण जो मुर्गियों का जो आहार होता है, मुर्गियों को जो दाने दिए जाते हैं उसमें इसबगोल का छिलका या जो बीज होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आया आज की अपनी क्लास थी औषधीय पादपों से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ, उनके निदेशालय उदेशालयों के बारे में, अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कितने प्रजातियां पाई जाती है, जनक कौन है, अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, और अपन ने बात की इसबगोल के बारे में। ठीक है दोस्तों, बाकी अपनी अगली जो क्लास है इसमें अपन दूसरे औषधीय पादपों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ के साथ शेयर करना नहीं भूलें। ओके, धन्यवाद।